अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जेम्स वेब टेलीस्कोप के सफ़र पर हम इस वक्त जा रहे हैं एक गैलेक्सी की तरफ। मैं आपको एक गैलेक्सी की तस्वीर दिखा रहा हूं और इस गैलेक्सी का नाम है M74 NGC 628। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बहुत सी गैलेक्सीज़ का मुताला किया, लेकिन इस गैलेक्सी की खूबसूरती दिखाने के लिए मैं आपको ये इमेजेस दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ली गई इंफॉर्मेशन इस गैलेक्सी को मुनफरद बना रही है। इस गैलेक्सी को अगर गौर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि डार्क पर्पल कलर किसी हॉरर मूवी का बैकग्राउंड पेश कर रहा है। ये इमेज मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है। इसका मतलब ये है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कैप्चर करने की, हासिल करने की सलाहियत है और इंफ्रारेड रेंज में ही हमने इस गैलेक्सी को देखा। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं है जिस तरीके से हमें आम गैलेक्सीज हबल टेलीस्कोप के ज़रिए नज़र आती हैं, बल्कि ये एक ख़ास स्पेक्ट्रम में ली गई हैं जिसे इंफ्रारेड कहा जाता है। इस गैलेक्सी के इस इमेज को प्रोसेस किया है, इसको निखारा है, इसको बेहतर किया है एक इमेज प्रोसेसर ने जिनका नाम है जोडी श्मिट। मुस्तकबिल में ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी और वो हमें इससे भी ज़्यादा खूबसूरत इमेजेस बना कर देगी। तो आपको इस वक्त एक गैलेक्सी का ओरिजिनल इमेज नज़र आ रहा है। इस इमेज को आप आर्टिस्ट इम्प्रेशन नहीं कह सकते, बल्कि ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने लिया हुआ इमेज है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये गैलेक्सी तकरीबन 100 बिलियन स्टार्स रखती है। हमारी गैलेक्सी से छोटी है, 100 बिलियन स्टार्स रखती है और एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसकी अगर आप शेप देखें तो आपको एक स्पाइरल की तरह की शक्ल नज़र आ रही होगी और उसके साथ साथ 32 मिलियन लाइट ईयर्स ये हमसे दूर है। तो इसका जो हमारा फासला है वो 32 मिलियन नूरी साल है। और जब प्रोसेसिंग के बाद इसको कलर्स दिए गए तो उन कलर से हमें अंदाज़ा हुआ कि हम उन इलाकों को बड़े अच्छे तरीके से जांच सकते हैं, देख सकते हैं, जहां पर सितारे बनाने वाली फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप इस गैलेक्सी की लड़ियों को देखें, इसके गैलेक्टिक आर्म्स को देखें, क्योंकि ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, तो इसके आप गैलेक्टिक आर्म्स को देखें, लड़ियों को देखें, तो वो आपको बहुत ज़्यादा रोशन नज़र आएंगे, क्योंकि ये लड़ियाँ, ये गैलेक्टिक आर्म्स रखती हैं अपने पास बहुत ज़्यादा डस्ट और बहुत ज़्यादा गैसेस। और डस्ट और गैसेस की वजह से ग्रेविटी के अंदर स्टार्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो स्टार बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा रोशनी नज़र आ रही है वहाँ पर ज़्यादा सितारे बन रहे हैं, और जहाँ पर आपको कम रोशनी नज़र आ रही है वहाँ पर सितारे बनाने वाली फैक्ट्रियाँ या एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम रात को ज़मीन की तस्वीर किसी सैटेलाइट से खींचें, तो जब ज़मीन की तस्वीर सैटेलाइट से खींची जाती है, रोशनियों की इंटेंसिटी और डेंसिटी से हमें पता चल जाता है कि इस वक्त हम किसी शहर को देख रहे हैं या किसी देहाती इलाके को देख रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखा रहा हूँ और इस मैप से आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ रोशनियाँ ज़्यादा हैं वहाँ वहाँ आपका भी यही ख्याल होगा कि शहर आबाद है। बिल्कुल इसी मैप की तरह जब हम एक गैलेक्सी के मैप को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखते हैं, ये स्पेक्ट्रम, ये जो इमेज मैं आपको ज़मीन का दिखा रहा हूँ, ये विजिबल लाइट में है, लेकिन गैलेक्सी के इमेज को हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो वहाँ पर जो रोशनी हमें नज़र आती है वो जगह है जहाँ पर सितारे बन रहे हैं। कुदरत ने हमें बहुत सी आसानियाँ दी हैं कुदरत को ही जांचने के लिए। हमें ऐसी ही एक आसानी के बारे में अभी पता चला कि कुदरत अपने अंदर महफूज चीज़ों को बड़ा करके हमें दिखाती है। जी हाँ, बिल्कुल। कुदरत में, नेचर में बहुत से ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मिरर्स के तौर पर, जो कि बड़े लेंसेज के तौर पर चीज़ों को बड़ा करके हमें दिखा सकते हैं, और ये चीज़ें याद रखिएगा माजी में एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक फिनोमिना की तरफ लेकर जाऊंगा जिसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग को
ना सिर्फ साबित किया बल्कि उससे फ़ायदा भी उठाया। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक दूर दराज की गैलेक्सी को देखना चाहते हैं। ये गैलेक्सी माजी में है। मैं बारहा बता चुका हूं कि जब हम स्पेस में दूर देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम टाइम में पीछे देख रहे हैं। तो ये गैलेक्सी माजी में है और आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसकी रोशनी हम तक नहीं पहुंच सकती, इतनी दूर है ये हमसे। अब अगर इसकी रोशनी, इससे विजिबल लाइट हो, इंफ्रारेड लाइट हो, हम तक नहीं पहुंच सकती तो हम इसे देखेंगे कैसे? हम जितनी मर्जी टेलीस्कोप ज़मीन पर लगाते रहें या स्पेस में भेजते रहें, हम इसे नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर मदद करती है नेचर। उसकी वजह यह है कि गैलेक्सीज में और बड़े बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट्स में, वो ऑब्जेक्ट जो कि मैस रखते हैं, वो कोई ब्लैक होल भी हो सकता है, वो गैलेक्सीज भी हो सकती हैं, वो डार्क मैटर भी हो सकता है, वो हल्की रोशनी की इंटेंसिटी को बढ़ा देती हैं। तो आपके पास रोशनी आ रही है गैलेक्सी से और वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी की वजह से वो एक तो उस रोशनी को बढ़ाएगी और दूसरा वो उसे बेंड कर देगी, और अब हमारे पास वो रोशनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अच्छा इमेज लेकर आएगी। अगर आप देखेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि बीच में वो गैलेक्सी है, वो ऑब्जेक्ट है जो आगे है, और उससे पीछे जो ऑब्जेक्ट जिसे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पर आपको रेड कलर से दिखाया गया है, उसके आपको मल्टीपल इमेजेस नज़र आएंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं, और ग्रेविटेशनल लेंसिंग के ज़रिए हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से बहुत ज़्यादा माजी के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर किया। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग के मदद से सुपरनोवा टाइप 1 तक को देखा। ये ऐसे सुपरनोवा होते हैं जो कि एक छोटे सफ़ेद रंग के सितारे के फटने से वजूद में आते हैं। इसे वाइट ड्वार्फ स्टार कहते हैं, जो कि एक बाइनरी सिस्टम में मूव कर रहा होता है। उसका जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है उसे टाइप 1 सुपरनोवा कहते हैं। तो सितारों के फटने के अमल को सुपरनोवा कहा जाता है, और उसकी बहुत सी इकसाम होती हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सुपरनोवा को ना सिर्फ ऑब्जर्व किया, बल्कि अब हम उसे स्टडी भी कर रहे हैं, और उसे स्टडी करने से हमें यह फ़ायदा होगा कि हम देख सकेंगे कि सितारे मरते कैसे हैं। इस सुपरनोवा तक पहुंचने के लिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने हमें बहुत ज़्यादा मदद दी। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास इस सुपरनोवा के मल्टीपल वर्जन आए, जिस तरीके से हमने अभी गैलेक्सी में देखी। तो जब हमने टाइप 1A सुपरनोवा देखा, जिसे बढ़ा रही थी एक आगे गैलेक्सी का क्लस्टर जो कि लेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसे हबल टेलीस्कोप के स्पेक्ट्रम में भी देखा गया, यानी विजिबल लाइट में, और उसे जेम्स वेब टेलीस्कोप के स्पेक्ट्रम में यानी इंफ्रारेड में देखा गया, और उस पर रिसर्च की जा रही है। मैं आपको ये सारी की सारी तस्वीर भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये तस्वीर आर्टिस्ट इम्प्रेशन नहीं है। हम अमूमन समझते हैं कि स्पेस से जो भी तस्वीर आती है, जो भी दिखाई जाती है, वो आर्टिस्ट इम्प्रेशन होता है, लेकिन ये तस्वीर हबल टेलीस्कोप से ली गई हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस किया गया है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग कितनी मैग्निफिकेशन कर सकती है, अब आपके हैरान होने की बारी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक इमेज को थाउजेंड्स ऑफ टाइम, हजारों गुना बेहतर कर सकती है। तो अगर हमें एक ऐसी टेलीस्कोप बनानी पड़े जो कि हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल हो जेम्स वेब टेलीस्कोप से, तो कितना ज़्यादा पैसा चाहिए, कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन ये काम डार्क मैटर कर रहा है, ये काम गैलेक्सीज कर रही हैं, ये काम ब्लैक होल्स कर रहे हैं, और हमारे लिए बड़े बड़े इमेजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलते हैं हम एक सितारे की तरफ। उसकी तस्वीर जब खींची गई तो उससे हमें 6 किरणें निकलती हुई नजर आई। जब हम हबल टेलीस्कोप से इसी सितारे की तस्वीर खींचते हैं तो हमें 6 किरणें नजर नहीं आती। आखिर इस 6 हेडेड स्टार्स में ऐसी क्या बात है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप उसको 6 किरणों में दिखाती है, बड़ी किरणों में, और उसके साथ साथ 2 हॉरिजेंटल किरणें भी आपको
निकलती हुई नज़र आती हैं। मैं आपको इसके पीछे जो साइंस है उसके बारे में मुतला करने जा रहा हूँ। आप देखिए कि अगर इसी सितारे की तस्वीर हम एक गोल ग्लास से, मिरर से लेते, तो हमारे पास बिल्कुल एक सर्कुलर स्टार आता है जिस तरीके से हम अमूमन देखते हैं। लेकिन अगर इस टेलीस्कोप के इस सर्कल को हम चेंज कर दें, तो अब डिफ्रैक्शन की वजह से जो मिरर हमने चेंज किया है, डिफ्रैक्शन की वजह से हमें 6 लाइंस नजर आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अगर उसको हेक्सागोनल बाउंड्री दे दें, तो अब हमें बीच में मुख्तलिफ किस्म की टाइल्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं छोटे छोटे हेक्सागोनल सेल्स बना दूं, तो अब वो टाइल्स आपको ज़्यादा वाज़ेह होती नजर आएंगी। लेकिन उसके साथ साथ जब हम सेकेंडरी इमेज लगाते हैं, जिसके साथ हम स्ट्रट्स लगाते हैं, 3 स्ट्रिंग लगाते हैं, आपने देखा होगा, आगे भी आपको तस्वीर दिखाऊंगा, तो उसकी वजह से वो जो ब्लैक कलर के 3 स्ट्रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, हमें हॉरिजेंटल लाइंस भी नजर आना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ स्ट्रट्स की वजह से जो लाइन आती है, जो लाइट आती है, वो डिफ्रैक्ट होती है। तो ये सारा का सारा डिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। आप जिस तरीके से सैटेलाइट के डिज़ाइन को आप जिस तरीके से टेलीस्कोप के डिज़ाइन को चेंज करेंगे, उसी तरीके से आपको इमेजेस भी चेंज होते हुए नजर आएंगे। मैं आपको यहाँ पर होल्डिंग स्ट्रट्स दिखा रहा हूँ, जो कि स्ट्रिंग्स हैं 3, और वो 3 स्ट्रिंग्स आपको सेकेंडरी मिरर को थामे हुए नजर आ रहे हैं। चलते हैं एक और इमेज की तरफ, जिसने जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ बिल्कुल वही असर किया। जब हम एक तेज रोशनी को अचानक देखते हैं, तो हमारी आंखें चुंधे आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट, जिसे ERP-220 कहा जाता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पर इसे अगर देखा जाए, तो इतनी ज़्यादा इंफ्रारेड में रोशनी है इसकी, कि जिसकी वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप भी ओवरवेल्म्ड होगी। यानी वो आंखें बेचारी बंद तो नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखें चुंधे आ गई। और उसकी वजह यह है कि ये जो बॉडी आपको नज़र आ रही है, सेलेस्टियल बॉडी नज़र आ रही है, ये 2 गैलेक्सीज का जोड़ हो रहा है, मर्ज हो रही हैं 2 गैलेक्सीज। और जब 2 बड़ी गैलेक्सीज आपस में मर्ज होती हैं, तो आपको इस तरीके से एक बहुत रोशन इंफ्रारेड रोशनी में एक बहुत ज़्यादा रोशन ऑब्जेक्ट नज़र आता है। अगर आप देखें तो इसमें भी आपको किरणें, 6 किरणें निकलती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए इसको देख रहे हैं। इसी रीजन को अगर हम हबल टेलीस्कोप के ज़रिए देखें, तो हमें बड़ा आम सा एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है। लेकिन अगर हम विजिबल लाइट को छोड़ के, क्योंकि हबल टेलीस्कोप विजिबल लाइट में देखते हैं, इंफ्रारेड में जाएंगे, तो वहाँ पर ये एक हिस्सा हमारे सितारे से ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा रोशन है। ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स इंफ्रारेड रोशनी में ये ज़्यादा रोशन है। इसकी वजह से हमारी टेलीस्कोप की आंखें चुंधे आ जाती हैं। हमारी टेलीस्कोप ने बहुत सी गैलेक्सीज को, मल्टीपल गैलेक्सीज को देखा, जो कि आपस में मर्ज कर रही हैं। हमने भी गैलेक्सी के मर्जर की मुख्तलिफ थेरीज बनाई हुई हैं, और हम ये समझते हैं कि जब 2 बड़ी गैलेक्सीज आपस में मर्ज होती हैं, तो वो एलिप्टिकल गैलेक्सीज बनाती हैं। जिस तरीके से M87 की बात की जाए, जिसका ब्लैक होल रिसेंटली हमने देखा है, ऐसा ही मर्जर आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जहाँ 2 डॉर्फ, 2 छोटी गैलेक्सीज आपस में मर्ज हो रही हैं और एक बड़ी गैलेक्सी को जन्म दे रही हैं। इस सिमुलेशन में आपको नजर आएगा, अब ये सिमुलेशन है, इस सिमुलेशन में आपको नजर आएगा कि जैसे जैसे हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप में मर्जर देखे, वो बिल्कुल इस सिमुलेशन के साथ मैच करते हैं। आखिर में हम चलते हैं 1 साल। जेम्स वेब टेलीस्कोप को जब 1 साल हो गया, तो नासा ने एक पिक्चर ऑफ द ईयर रिलीज की। यहाँ पर आपको एक बादल नजर आ रहा है, जो कि गैस और डस्ट से मिलकर बड़ा कलरफुल सा बादल है, नेबुला है, आपको मिल रहा है। इसका नाम है रो ऑफिशी। रो ऑफिशी क्लाउड, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। ये तकरीबन हमारी गैलेक्सी के एज पर है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एज पर है, और हमारी ज़मीन से 400 लाइट ईयर्स के फासले पर है। यहाँ पर बहुत से सितारे बन रहे हैं, और इन सितारों में छोटे छोटे सितारे ज़्यादा हैं, बूढ़े सितारे भी बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरीके से रेड डॉर्फ, जो कि
आपको कलर में भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पर हमारे सूरज के बराबर एक सितारा है जो कि ओवरऑल इस क्लाउड में आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। ये क्लाउड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से इसकी तस्वीर को रिलीज़ किया गया। लेकिन अगर आप हबल टेलीस्कोप से इसे देखें तो ये इतना खूबसूरत शायद आपको नहीं नज़र आएगा। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गर्मियों के दिनों में आप आसमान पर देखें या छोटी सी बाइनोकुलर कैमरा या दूरबीन ले लें तो आप आराम से इसे देख सकते हैं, इसे व्यू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी सीरीज़ में ये हिस्सा आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर लाइक कीजिए, तख्तियाँ ऑनलाइन को, और साथ साथ इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।